नमस्कार साथियों, अपने चर्चा चल रही थी कृषि के प्रकारों के बारे में। देखिए, कृषि के प्रकार जो अपने देख रहे थे, इसमें हमने उद्देश्य के आधार पर कृषि जो है वो देख ली थी। उद्देश्य के आधार पर कृषि के बाद में अपने दूसरी चर्चा करें भूमि की उपलब्धता के आधार पर। देखिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर जब हम चर्चा करें, भूमि की उपलब्धता के आधार पर अपने जो कृषि का प्रकार जब हम देखते हैं तो इसमें क्या विशेषता रहती है, क्या विशेष बातें हैं इसमें, उनकी चर्चा अपने करें। देखें, भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार। नंबर 1 इसमें आ जाता है अपने गहन कृषि। गहन कृषि। और नंबर 2 इसमें आपका आ जाता है विस्तृत कृषि। गहन कृषि और विस्तृत कृषि। गहन कृषि की विशेषता क्या होती है और विस्तृत कृषि की विशेषता क्या होती है? देखें, जब हम गहन कृषि की बात कर रहे हैं, गहन कृषि में एक नंबर बात, कोई स्थान विशेष का क्षेत्रफल जो होगा वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? किससे? जनसंख्या से। यानी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कम हो और क्षेत्रफल ज्यादा हो। ऐसी कंडीशन अगर अपने सामने आ रही है तो वो अपनी होगी गहन कृषि। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। दूसरी बात, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। तो देखें, यहां पर क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। जहां पर क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या ज्यादा हो, उस कृषि को हम क्या कहते हैं? विस्तृत कृषि कहते हैं। अब यहाँ की जब हम बात कर रहे हैं तो देखें, यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कम है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की ज्यादा है। ऐसी कंडीशन हो रही है तो उस कृषि को हम क्या कहेंगे? गहन कृषि कहेंगे। दूसरी बात, विस्तृत कृषि की करें, इसका उल्टा हो जाती है विस्तृत कृषि। दोनों बात इसमें भी काउंट करते हैं। जैसे देखें, अब इसमें क्या होगा? क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों को काम में ले रहे हैं। यहां पर क्षेत्रफल तो होगा ज्यादा और जनसंख्या होगी कम। अब ऐसी कंडीशन जब हम उदाहरण के तौर पर देखें तो देखें, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 5.67% है। हमें ऑल ओवर अगर कोई पूछे कि राजस्थान में किस प्रकार की कृषि की जा रही है, तो राजस्थान में आप बता सकते हैं कि विस्तृत कृषि की जा रही है राजस्थान में। क्यों? राजस्थान में भारत के क्षेत्रफल का 10.41% तो है क्षेत्रफल और राजस्थान में भारत की जनसंख्या की 5.67% है जनसंख्या। जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा हो, जनसंख्या कम हो, वहां पर जो कृषि हम करते हैं वो कृषि अपनी कहलाती है विस्तृत कृषि। और जहां पर क्षेत्रफल कम हो, जनसंख्या ज्यादा हो, वहां पर जो कृषि हम करते हैं उस कृषि को हम क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। ये बात अपनी हो जाती है
भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि। वर्षा के आधार पर कृषि की चर्चा और कर लें साथ साथ में। तो देखें, वर्षा के आधार पर जब हम कृषि की चर्चा करें तो नंबर 1 भाग इसमें अपने आ जाता है शुष्क कृषि, एग्रीकल्चर। शुष्क कृषि की विशेषता क्या रहती है? शुष्क कृषि जो होती है वो क्या होती है? शुष्क कृषि, देखिए शुष्क कृषि की जब हम बात करें, वर्षा के आधार पर कह दूं, ये जल की उपलब्धता के आधार पर भी इसको हम शब्द दे सकते हैं। यहाँ पर जल की उपलब्धता के आधार पर पानी कितना उपलब्ध है? नंबर 1 शुष्क कृषि। अब शुष्क कृषि होगी कहां पर? जैसे पिछली क्लास में भी हमने नाम लिया था कि पश्चिम का रेतला मैदान जो है, इसमें वर्षा जो है वो 40 से 0 से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और 0 से 40 सेंटीमीटर वर्षा जहां पर होती है, इस प्रदेश की बात कर रहे हैं, अरावली के मरुस्थलीय प्रदेश की इसकी हम बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हमने देखा था कि वर्षा जो है वो यहाँ पर कम है, और वर्षा जहां पर कम होगी वहां पर अपने क्या होगा? शुष्क कृषि होगी। शुष्कता है भूमि में, यहाँ पर हमने वहां पर भी जिक्र किया था कि यहाँ पर हम फसलों के रूप में जब हम देखेंगे तो बाजरा बो देंगे यहाँ पर, या ज्वार बो देंगे यहाँ पर, तो ऐसी फसलें जो होगी वो, या ज्वार बो देंगे यहाँ पर, ऐसी फसलें बोएंगे। तीनों ही खरीफ की फसलें हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की फसलें हम बोते हैं शुष्क कृषि में। क्यों? क्योंकि ये कम पानी में होने वाली, शुष्क जलवायु में होने वाली फसलें हैं। ये शुष्कता में ये फसलें जो है वो अपना उत्पादन दे देती है। इसके बाद में 2 नंबर पर जो हम चर्चा करें तो अपनी आ जाती है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि, अब आर्द्र कृषि की बात करें तो आर्द्र कृषि कौन से स्थान में हम करेंगे? आर्द्र कृषि जो है वो कहां पर करेंगे? 1 नंबर बात, आर्द्र कृषि के लिए तापमान उच्च होना चाहिए, तापमान जो है वो अच्छा होना चाहिए, तापमान होना चाहिए उच्च। और 2 नंबर बात, वर्षा भी अच्छी होनी चाहिए, वर्षा अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें होती है, अगर आर्द्र कृषि हम कर रहे हैं तो ये दोनों बातें होनी चाहिए। अब हम कहें कि साहब इसमें कौन कौन सी फसलें बो सकते हैं? आर्द्र कृषि में कौन कौन सी फसलें होगी? तो आर्द्र कृषि में अपने जो फसलें बो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ चाय, कॉफी है, सुपारी है, काजू है, इस प्रकार की फसलें हम यहाँ पर बो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ चाय बो सकते हैं, यहाँ पर कॉफी भी लगा सकते हैं, सुपारी, काजू, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन इस आर्द्र कृषि के तहत लिया जा सकता है। 3 नंबर पे हम इसमें और बात करें, सिंचित कृषि की बात करें, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए रहता है सिंचित कृषि। देखिए सिंचित कृषि की जब हम चर्चा कर रहे हैं, वर्षा या जल के आधार पर हम देख रहे हैं सिंचित कृषि। सिंचित सिंचाई लगभग नहरों से है, ठीक है, नहर है, कुएं है, तालाब है, बावड़ी, इनसे सिंचाई के आधार पर जब हम देखें तो जैसे हमने पश्चिम के रेतीले मैदान की बात करें या पूर्वी मैदानी प्रदेशों की बात करें, यहाँ पर नहरों से भी है, कुओं से भी है, हर एक साधन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पश्चिम के रेतीले मैदान में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, राजीव गांधी नहर परियोजना है, 1927 की गंग नहर है। तो इन नहर परियोजनाओं के आधार पर जब हम देखें तो यहाँ पर नहरों से सिंचाई हो रही है। बाकी चंबल नदी की नहरें जो है वो भी सिंचाई के प्रमुख रूप से काम में आ रही है। तो सिंचित भूमि जहां पर होगी, सिंचाई वाली कृषि जहां पर होगी, वहां पर हम फसलें कौन कौन सी ले सकते हैं भाई साहब? 1 नंबर पे जैसे देखें गेहूं, जौ, सरसों, राई, तारामीरा, मूंगफली, कपास, चावल, काफी प्रकार की फसलें जो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये अपने देखें शुष्क कृषि, शुष्क कृषि में हमने देखा है 0 से 40 सेंटीमीटर तक की जहां पर वर्षा होती है वो शुष्क कृषि के अंतर्गत शामिल है। इसमें बाजरा, इसमें ग्वार, इसमें ज्वार, ठीक है, तो ये फसलें ली जाती है। दूसरी चर्चा करें आर्द्र कृषि की। आर्द्र कृषि की चर्चा जब हम करें, इसमें देखें तापमान उच्च होना चाहिए और वर्षा जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए।
तो ये कृषि जो होगी वो आपके आर्द्र कृषि होगी। आर्द्र कृषि में हमने देखा है चाय, कॉफी, सुपारी है, काजू है या अन्य कोई और फसलें जो है वो यहाँ पर ली जा सकती है। सिंचाई के आधार पर या सिंचित क्षेत्र की कृषि जब हम देखें तो यहाँ पर हमने देखा है यहाँ पर गेहूं, जौ, सरसों, कपास, चावल आदि प्रकार की, राई है, तिल है, ठीक है, तारामीरा है, आदि प्रकार की फसलें जो यहाँ पर ली जा सकती है। इसके बाद में अपने देखें क्रॉपिंग के आधार पर फसलों के प्रकार। देखिए साथियों, क्रॉपिंग के आधार पर या फसल प्रारूप के आधार पर जब हम इनके प्रकार देखें, नंबर 1 आ जाता है अपना मोनोकल्चर। मोनोकल्चर या इसको कहते हैं एक फसली। मोनोकल्चर या एक फसली इसको हम कहते हैं। मोनोकल्चर में है क्या, एक खेत में एक वर्ष में एक फसल प्राप्त करना। एक खेत से एक वर्ष में आप एक फसल प्राप्त करना, एक फसली पद्धति है ये। इस पद्धति में रबी या खरीफ कोई भी एक फसल हम ले सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख लूं चाहे खरीफ की ले ली, तो ये अपनी कौन सी होगी, मोनोकल्चर होगी। दूसरी बात करें ड्यूओकल्चर की बात करें, ड्यूओकल्चर या द्विफसली। ड्यूओकल्चर या द्विफसली। अब इसमें क्या है, एक खेत से एक साल में 2 फसलें लेना। एक खेत से एक साल में 2 फसलें लेना। लेगा कौन कौन सी, खरीफ भी ले रहा है और रबी भी ले रहा है। खरीफ भी ले रहा है और रबी भी ले रहा है। तो इस प्रकार की जो फसल पद्धति आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी ड्यूओकल्चर पद्धति। नंबर 3 पे जब हम बात करें ओलिगोकल्चर की, ओलिगोकल्चर और ओलिगोकल्चर की जब हम बात करें, एक वर्ष में एक खेत से 3 फसलें ले लें, बहुफसली कहते हैं इसको। ये मैं लिख देता हूं यहां पर बहुफसली। बहुफसली तो इसमें खरीफ, रबी और जायद पूरा क्रॉप साइकिल, फसल चक्र पूरा आ जाता है इसमें। इसलिए इसको हमने क्या कहा है, ओलिगोकल्चर कहा है इसको हमने, ठीक है ना। ओलिगोकल्चर में ये ओलिगोकल्चर बहुफसली कहलाता है। और इस बहुफसली में एक वर्ष में एक खेत से खरीफ, रबी और जायद पूरा फसल चक्र जिसको हम कहते हैं वो पूरा का पूरा ले लिया इसमें हमने, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर पे अपने आता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग आपका जो है इसको हम क्या कहते हैं, एक वर्ष में एक खेत से 3 या 3 से अधिक फसलें लेना, काफी सारी फसलें लेना, रिले क्रॉपिंग आ जाता है। मिली जुली सरकार है यहाँ पर, तो काफी सारी फसलें जो यहाँ से ली जाती है। फसल चक्र पूरा है। इसके अलावा और फसलें जैसे है तो जिसमें है एक खेत में कई फसलें आप एक साथ में बो सकते हैं। इसमें एक खेत है, खरीफ है, खरीफ की कई फसलें बोले, रबी है, रबी की कई फसलें बोले। जैसे चावल, चावल तो आजकल जो है वो 90 दिन में फसल तैयार हो जाती है चावल की, तो चावल की एक साल में कई फसलें आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो होती है कृषि पद्धति वो आपकी कहलाती है रिले क्रॉपिंग। एक बार और देखें, क्रॉपिंग या फसल प्रारूप के आधार पर मोनोकल्चर या एक फसली, एक वर्ष में एक खेत से एक फसल जैसे खरीफ। ड्यूओकल्चर में द्विफसली है, एक वर्ष में एक खेत से 2 प्रकार की फसलें, खरीफ और रबी। ओलिगोकल्चर में हमने देखा है कि ओलिगोकल्चर या इसको कहते हैं बहुफसली। ओलिगोकल्चर या बहुफसली जो है वो आपके एक खेत से एक वर्ष में खरीफ, रबी और जायद पूरा फसल चक्र ले सकते हैं। और रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग में फसलें जो है वो 3 या 3 से अधिक फसलें ली जा सकती है, यह आपका हो जाता है रिले क्रॉपिंग। अब तो कोरोना के कारण कृषि जो व्यवस्था है वो मजे ही ले रही है। सारे गांव में बैठे हुए सारे पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ में इन सब का ठाट भी ले रहे हैं। इसके बाद में अपने आ जाती है समय के आधार पर कृषि। और समय के आधार पर कृषि की जब हम बात करें तो इसमें अपने देखें कौन कौन सी आ जाती है। समय के आधार पर सबसे पहली अपने आती है खरीफ और दूसरी अपने आती है रबी
और तीसरी अपने आती है जायद। जायद, खरीफ, रबी और जायद। देखें इनमें अपने जो आता है मुख्य रूप से ये खरीफ की फसलें जो कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, रबी की फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और इसी प्रकार जायद की फसल कब बोई जाएगी और काटी जाएगी। देखें खरीफ की फसलों की बुआई की बात जब हम करें तो खरीफ की फसलों की बुआई में होती है अक्टूबर नवंबर में, और सॉरी जून जुलाई में, और काटी जाएगी अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये अपने मार्च अप्रैल में जो जायद की फसलें बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। खरीफ की फसलों में हम देखें कि कौन कौन सी फसलें जो खरीफ में आती है। मूंगफली है, गन्ना है, अरंडी है, चावल है, कपास है, ज्वार है, ग्वार है, तिल है। तो ये फसलें जो है वो अपने आ जाती है खरीफ में। फिर रबी में देखें गेहूं है, जौ है, सरसों है, राई है, तारा मीरा है, ये फसलें अपने आ जाती है रबी की फसलों में। और जायद की फसलों में देखें ककड़ी है, खीरा है, मतीरा है, सब्जियां है, तो ये अपने आ जाते हैं जायद की फसलों में। तो साथियों ये हो जाते हैं अपने कृषि के प्रकार। आगे अपने चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।